सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। सागर दिस साइड। वैसे तो ये लेक्चर आपका जो आज होने वाला है, ये आपका लाइव जाने वाला था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है। या तो क्लास एब्सेंट करना पड़ता, सो बेटर है कि आपको आपका क्लास हैम्पर ना हो, इसलिए इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपका क्लास जो है वो अगेन आपके निर्धारित समय पे शाम को 7 बजे लाइव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑलराइट। तो एक अनाउंसमेंट और है कि आपको पता है कि हम लोग का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, राइट। मंडे से फ्राइडे हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करते हैं, एंड पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग हिस्ट्री कवर अप कर चुके हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसका। हम लोग ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं हमारा। वी हैव कवर्ड बायोलॉजी एज वेल। हम लोग पॉलिटी भी खत्म हो चुका हमारा। जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड हुआ था वो आपका पॉलिटी का आखिरी पीवाईक्यू लेक्चर था। इकोनॉमिक्स भी 1 से 2 दिन में अपलोड आपका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी आपका खत्म हो जाएगा पीवाईक्यू। हार्डली 2 लेक्चर लगेगा इसके पीछे। मंडे से, दैट इज कल से, हम लोग केमिस्ट्री के पीवाई को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग केमिस्ट्री के पीवाई को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ ही आपका पीवाई के सीरीज का पहला पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन। इसको हम लोग बंद नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि पीवाई जो है कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो बाद में इसको हम लोग फिर से लेके आएंगे, पीवाई क्यू सीरीज 2 लेके आएंगे। ये आपका पीवाई की सीरीज 1 है, जो कि अभी आपका कंप्लीट होने वाला है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायो हो चुका है हमारा, फिजिक्स पॉलिटी हो चुका है, इकोनॉमिक्स 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉरी कल नहीं, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, कल तो संडे है, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड फिजिक्स भी आपके इकोनॉमिक्स के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग करते हैं पेपर 2, और पेपर 2 को हम लोग प्रॉपरली 6 थीम में डिवाइड किए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं उसको हम 6 थीम में डिवाइड किए हैं। थीम 1 जो है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 7 से 8 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करवा रखे हैं आपको, है ना। थीम 2 आपका इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अंदर भी मल्टीपल टॉपिक हम लोग कवर कर रखे हैं। थीम 3 हमारा चल रहा है, और थीम 3 का आज आखिरी लेक्चर है, राइट। आज आपका थीम 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। ठीक है। ऑलराइट। तो आपका थीम 3 है, इसके अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोसाइटी को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो थीम 3 के अंदर रखे हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन हम लोग कर रखे हैं ऑलरेडी, एंड पेपर 1 में भी रिलेवेंस है, यहाँ से पेपर 1 में भी क्वेश्चन आपके आते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। जुडिशरी हमारा हो चुका है, पेपर 1 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग कर रखे हैं। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग कर रखे हैं, जो आपका आखिरी लेक्चर हुआ था प्रीवियस सैटरडे, वो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर ही था, राइट। इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे 2 टॉपिक। पहला वुमेन इन एम्पावरमेंट, जिसके अंदर वुमेन इन आर्म फोर्सेस, वुमेन इन इकोनॉमी और वुमेन इन स्पोर्ट्स देखेंगे हम लोग। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट का, और दूसरा टॉपिक होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या हम लोग सही पाथ पे हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू सीरीज देखने होंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखने होंगे। 2016 में आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दैट इज आपका सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में करप्शन इन पॉलिटिक्स हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ रखे हैं, राइट। इसके अलावा 2017 में ये नीड ऑफ कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, ये भी हम लोग कर रखे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। इसके अलावा 2019 में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, जुडिशरी के अंदर हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वुमेन के ऊपर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वुमेन के ऊपर 2015 में, दूसरा क्वेश्चन आपका वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, डायरेक्ट क्वेश्चन 2020 में यहाँ पे पूछा गया है, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, राइट, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगेन एक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। 2020 में अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट। और 2011 में अगेन आपका करप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि अगेन आपके पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू आपको बस ये समझाने के लिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। ओके। आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला वुमेन एम्पावरमेंट, और दूसरा आपका अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, ये दोनों ही टॉपिक कोई भी लिख सकता है, ठीक है। मतलब आप स्कूल से लिखते आ रहे हो इन टॉपिक्स को। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक नहीं है जिसको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा आपको, राइट। आपने पेपर 1 में पढ़ रखा है वुमेन्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, है ना। आप पंचायती राज सिस्टम में प्रावधान पढ़ रखे हो, राइट। तो इसके अलावा आप विशाखा एक्ट पढ़ रखे हो, है ना। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छा खासा लिख सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड बाय वर्ड लिख कर नहीं बताएंगे, यहाँ आपको बस हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके दे देंगे ताकि आपको समझ में आए कि लिखना कैसे है, ठीक है। बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आप स्कूल से लिखते आ रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं। स्टार्ट करना है आपको कोट से, कोटेशन से आप स्टार्ट करोगे। अगर कुछ न्यूज़ में है तो आप ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा होगा कि अगर आप कुछ न्यूज़ में है, करंट अफेयर से ओरिएंटेड है, रिलेटेड है, तो वहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो, काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं सूझ रहा है, कुछ अगर न्यूज़ में नहीं मिल रहा आपको, तो यू कैन स्टार्ट विद द कोटेशंस। यहाँ पे बहुत सारे कोटेशंस दिए गए हैं, राइट। एजुकेट अ मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट अ नेशन, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे कोटेशन आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी कोटेशंस का, एक कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि देखो अगेन आपको हमेशा बोलते हैं कि पेपर 1 पे कितना अच्छा कमांड रहेगा, जितना अच्छा कमांड रहेगा उतना बढ़िया पेपर 2 लिख पाओगे, राइट। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप जो है, इनके ऊपर कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कमला हैरिस हो गया, राइट। कमला हैरिस हो गई आपकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन का क्या योगदान रहा है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। मैरी क्यूरी के बारे में, राइट। जो कि पहली महिला थी जो नोबेल प्राइज़ जीतती हैं। इसके अलावा कल्पना चावला के बारे में पढ़ा होगा। अभी रिसेंटली सबसे बड़ा एग्जांपल सुनीता विलियम्स, सबसे बड़ा एग्जांपल है ना, करंट अफेयर्स में आपका ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में कौन-कौन सी महिला हैं, आप उनका एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, उनका नाम दे सकते हो। पीटी उषा, मैरी कॉम, राइट, सेरेना विलियम्स, न्यूज़ में रहती हैं हमेशा ये लोग। इसके अलावा डिफेंस में आपकी जो वुमेन्स हैं, आप उनके बारे में बता सकते हो, पुनीता अरोड़ा, राइट। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी जी, इनका नाम सबको जानता है ना। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जो कि फर्स्ट फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं, है ना। अभी हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन पहले ये डिफेंस मिनिस्ट्री में रह चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा फेमस वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। आपने हिस्ट्री पढ़ा है और हिस्ट्री में आपने रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ा होगा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा, आपने मीराबाई के बारे में पढ़ा होगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए भी हैं, राइट। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, राइट। अरुणा आसिफ अली के ऊपर यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ रखा है ना। हम लोग पीवाई की सीरीज में कर रखे हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है, राइट, ये जो पूरा पार्ट है, ये आपके पेपर 1 के भी पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स के नाम आप देख सकते हो, है ना। सावित्री फुले, इनके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट। ताराबाई सिंधे, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ताराबाई सिंधे जो है, ये स्त्री पुरुष तुलना, इनका एक किताब था, स्त्री पुरुष तुलना, जिनके ऊपर आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है। ये पीवाईक्यू भी है आपका, पेपर 1 का पीवाईक्यू भी है आपका ये। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कमांड आपका अच्छा रहेगा पेपर 1 में, उतना अच्छे से आप पेपर 2 को लिख पाओगे, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल्स है। अगर आपको सब पता है, पेपर 1 पेपर 2 में यही डिफरेंस है। पेपर 1 में क्या होता है कि आपके सामने क्वेश्चन रहते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, राइट। तो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, ये पॉसिबल ऑप्शन नहीं होगा, राइट, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, राइट। लेकिन पेपर 2 में क्या है, आपके पास जितना भी ज्ञान है ना, उसका कहीं हिंट आपको नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको उन सारे ज्ञान को बटोर के स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे नाम्स आपके माथा में, आपके जहन में आने चाहिए, आपके दिमाग में आने चाहिए, आप लिख रहे होते हो, ठीक है। और ये होगा प्रैक्टिस के थ्रू, ये होगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो यहाँ पे आप इस टॉपिक को हिस्ट्री से रिलेट करोगे, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, राइट। इसके अलावा साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इन सब से आप रिलेट करोगे, राइट। मेडिवल हिस्ट्री से एंड मॉडर्न हिस्ट्री से आप जोड़ोगे इस टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को। इसके अलावा हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है वुमेन के रिलेटेड, आप ये मेंशन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट पार्ट 3, आपको हमेशा बोलते हैं पॉलिटी पढ़ाते वक्त कि एटलीस्ट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A, ठीक है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 51A, आपको लाइन से सारे आर्टिकल जो है पता होने चाहिए, ठीक है। आपको लाइन से सारे आर्टिकल्स पता होना चाहिए, केवल पेपर 1 के लिए नहीं बल्कि पेपर 2 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो, आपको आर्टिकल 15 के बारे में पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आपको आर्टिकल 15(3) सब क्लॉज 3, राइट, आर्टिकल 16, ये सारे प्रावधान वुमेन्स के बारे में है, जेंडर के बारे में है, राइट। इसके अलावा डीपीएसपी पार्ट 4, डीपीएसपी में आर्टिकल 39A में मेंशन्ड है कि इक्वल राइट टू लिवलीहुड फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है। आर्टिकल 39D में मेंशन्ड है
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आर्टिकल 42 जहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 44 जो कि यूसीसी के बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, राइट। इट विल प्रमोट जेंडर जस्टिस इन पर्सनल लॉज, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 4A आर्टिकल 51A, राइट। आपको यहाँ पे याद आना चाहिए पढ़ते ही कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी था, राइट, ये किन के रिकमेंडेशन के ऊपर लाया गया था। इसके अलावा ओरिजिनली कितने थे, ठीक है। जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, राइट, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड कितना किया, एक्सेप्ट कितना किया गया और बाद में ऐड कितना किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू, आपको सब चीज़ यहाँ पे याद आनी चाहिए, राइट। खैर, आर्टिकल 51A के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, है ना, राइट। तो यहाँ पे आपको सारे संवैधानिक प्रावधान, आपको प्रॉपरली हिस्ट्री का नॉलेज, इन सबको मेंशन करना पड़ेगा अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि आप स्कूल का ऐसे नहीं लिख रहे हो, आपको हिस्टोरिकल एंगल डालना पड़ेगा, आपको साइंटिफिक एंगल डालना पड़ेगा, आपको पॉलिटी या फिर संवैधानिक प्रावधान जो हैं उनका जिक्र भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो आपको याद आना चाहिए हमारा पंचायती राज, राइट, पंचायती राज, जहाँ पे जो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया था, राइट। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जहाँ हम लोग पंचायती राज को ले आए थे, वहाँ पे 33% सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है ना। 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। आप इसके बारे में जिक्र करोगे वहाँ पे। इसके अलावा कुछ डेटा आप दोगे कि मोर देन 14 लाख वुमेन आर इन लोकल गवर्नेंस ड्यू टू दिस प्रोविजन। इस प्रावधान की वजह से लगभग 14 लाख महिलाएं जो हैं वो लोकल गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था 128 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में, राइट, आप इसके बारे में मेंशन करोगे, है ना। चलो, इसके अलावा बात करते हैं वुमेन इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आपको हम होलिस्टिक में बता रहे हैं, सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल ये सब चीज़ आपको पता होंगी अगर आप पेपर 1 की तैयारी ठीक से कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वुमेन इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में आप जिक्र करोगे, ठीक है। वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत में कितना है, 37% एज पर 2023, है ना। 2023 के अकॉर्डिंग जो है 37% जो है लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो महिलाओं का है, ठीक है। एंड जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, जो आपका रूरल वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है ग्रामीण क्षेत्र में, एग्रीकल्चर वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन, है ना। अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली जो आपका ग्रामीण पॉपुलेशन है, महिला जो है, राइट, वो ज़्यादा इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी के बारे में मेंशन करोगे कि लगभग 75% ऑफ इंडियन फीमेल वर्कफोर्स जो है दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, राइट, ठीक है। इसके अलावा वुमेन कंट्रीब्यूट 55 to 60% इन द फार्म लेबर, ठीक है। 14 केवल और केवल 14% लैंड ऑनर जो हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। इसको, है ना, ये सब आप डेटा जो है कोट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करोगे आप कि वुमेन मेकअप टू 25% वर्कफोर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कुछ आप बात कर सकते हो जहाँ पे वुमेन्स को जो स्मॉल स्केल बिजनेस चला रही है उनको फायदा होता है। फॉर एग्जांपल आपका मुद्रा योजना हो गया जो कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है वुमेन्स को, है ना, इन स्मॉल स्केल बिजनेस। कॉर्पोरेट एंड लीडरशिप रोल के बारे में बात करें तो ओनली 18% ऑफ लीडरशिप पोजीशन इन इंडिया आर हेल्ड बाय वुमेन एज पर 2023 डेटा, ठीक है। वुमेन सीईओ के बारे में बात करें तो जो आपके पेप्सिको है, जो कंपनी पेप्सिको है, उसकी फॉर्मर सीईओ एक वुमेन थी, इंदिरा नोई, राइट। इसके अलावा HSBC इंडिया जो है इसके फॉर्मर चेयरपर्सन भी जो है एक वुमेन है ना, नैना लाल किडवाई। इसके अलावा जब इन सब सेक्टर के बारे में आप लिख रहे हो तो गिग इकोनॉमी के बारे में आप मेंशन करोगे। गिग इकोनॉमी जिसके ऊपर मेंस में, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो गिग इकोनॉमी हो गया, रिमोट वर्क हो गया, इसमें महिलाओं का योगदान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आपको राइज दिखता है वुमेन फ्रीलांसर में, है ना। वुमेन फ्रीलांसर जो है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बढ़ती दिखाई दे रही हैं जब भी इन सेक्टर के बारे में बात होगा। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग, IT, ई-कॉमर्स, राइट। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी जो है वो भी स्टार्ट हो गया है कोविड-19 के बाद। महिला जो है, जो वुमेन्स है, राइट, वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और बहुत सारे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। अमेज़न, सहेली, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, समर्थ, इस टाइप के जो इनिशिएटिव हैं, राइट, इस टाइप के जो इनिशिएटिव हैं, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड करती हैं वुमेन्स के लिए,
जिससे महिलाओं को घर बैठे काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो यहाँ तक तो आपने अचीवमेंट बताया और हर फ़ील्ड में महिलाओं के बारे में बताया कि महिलाएँ जो हैं, वो कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं और कहाँ-कहाँ से पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे चैलेंजेस के बारे में। इसके बाद बात करोगे आप चैलेंजेस के बारे में। चैलेंज में आप बताओगे क्या-क्या दिक्कतें हैं। पहला जेंडर गैप, ठीक है। जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप मतलब कि आप देखोगे जो आईएलओ रिपोर्ट है, राइट? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो वुमेन है, इनका पेमेंट जो है वो कम है। ये कम अर्न कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, राइट? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, आपका लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि कल्चरल बैरियर की वजह से, ठीक है, कल्चरल बैरियर की वजह से वुमेन्स जो हैं उनका वर्कफोर्स में इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन बहुत कम है, राइट? इसके अलावा अनपेड केयर वर्क, राइट? इसके अलावा आपका लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंसेस, ठीक है? ओनली 27% ऑफ इंडियन वुमेन हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट? इसके अलावा वर्क प्लस हैरेसमेंट में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बात कर सकते हो। विशाखा गाइडलाइंस गाइडलाइंस ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो विशाखा गाइडलाइंस था उसके ऊपर आप बात कर सकते हो, राइट? अच्छा, विशाखा गाइडलाइंस से आपको याद आना चाहिए कि यूपीएससी में 3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। हम लोग जब पॉलिटिकल पे वेब सीरीज कर रहे थे तो इसके बारे में आपको बताए थे हम, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब ये तो हो गए सारे चैलेंजेस, है ना? गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या क्या है? तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट? इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला योजना, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ में है, राइट? ये न्यूज़ में भी था, है ना? ड्रोन दीदी स्कीम न्यूज़ में भी था। इसके अलावा सुभद्रा योजना, तो ये सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट द्वारा ताकि वुमेन को एम्पावर्ड किया जाए, राइट? तो ध्यान रखना, कोर्ट से स्टार्ट करना। इसके अलावा जो भी आपका हिस्टोरिकल एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, साइंस एंड टेक में जो महिलाएं हैं, स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में, इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है, राइट? इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में कौन-कौन सी महिलाएं रही हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो महिलाएं रही हैं, राइट? उनके बारे में लिखोगे आप। आप संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में बताओगे। इसके अलावा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, ठीक है? राइट, वहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वुमेन्स का, आप इसके बारे में बात करोगे। इसके अलावा इकोनॉमी में महिलाएँ जो हैं उनका योगदान कैसा है, कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है इनका, कॉर्पोरेट लीडरशिप में क्या योगदान रहा है, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताओगे, गिग इकोनॉमी के बारे में बताओगे, राइट? इसके अलावा जो चैलेंज है उसके बारे में बताओगे आप, राइट? इसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आप फाइनली इस चीज़ को कंक्लूड कर दोगे, ठीक है? राइट, तो ये हो गया आपका वुमेन एम्पावरमेंट, ये हो गया वुमेन एम्पावरमेंट। टॉपिक आसान है, बचपन से आप इस टाइप के टॉपिक्स को करते आ रहे हो, टैकल करते आ रहे हो, लेकिन आपको लिमिट किया जाएगा, ठीक है? रुको दिखाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? आपको लिमिट किया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट कभी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस पूछ लेगा या वुमेन इन इंडियन इकोनॉमी पूछ लेगा या वुमेन इन स्पोर्ट्स पूछ लेगा, राइट? ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है आपको लिमिट किया जाएगा कुछ वर्ड्स जोड़ के, है ना? ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखो वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट, है ना? वुमेन इन इकोनॉमी पूछ लेगा, वुमेन इन स्पोर्ट्स पूछ लेगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक आज का जो कि आपका है अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज बेरोजगारी, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर भी आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में ऐसे लिखे होंगे, राइट? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कोटेशन से, राइट? यहाँ पे आपको फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का कोटेशन मिल रहा है, कोट्स मिल रहा है, बराक ओबामा का यहाँ पे कोट है, राइट? जॉन एफ कैनेडी के बारे में यहाँ पे कोट दिया गया है। जॉन एफ कैनेडी कौन है, इनके बारे में आपको हम क्लास में इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताए थे, ठीक है? तो डू कमेंट डाउन अगर आपको पता है ये कौन है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, आई मीन सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, राइट? ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एक पर्सन इज एजुकेटेड, एक पर्सन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, विलिंग टू वर्क है, लेकिन तब भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आएगा, ठीक है? आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल है एंड यू आर विलिंग टू वर्क, आप वर्क करने के लिए रेडी हो। इन तीनों सर्कमस्टेंसेस के बाद, इन तीनों कंडीशन के फुलफिल होने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत तरह का होता है, टोटल 8 तरह का होता है, आप पढ़ रखे हो। स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, फ्रिक्शनल, अंडर एम्प्लॉयमेंट,
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। इसके अलावा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखो कि ये सारे टाइप्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं बिकॉज आपको लिमिट किया जाएगा। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सीधे ऐसे लिखने मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लिमिट करता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताइए कि ये क्या होता है और इसे रिकवर कैसे कर सकती है इंडिया, है ना, या फिर कोई कंट्री से रिकवर कैसे करे, या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट से डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस टाइप का ऐसे मिलेगा तब भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पे आपको टाइप्स बताया जा रहा है, वरना जनरल टर्म्स में आप ऐसे को बहुत आसानी से लिख सकते हो, ना, सिंपल टॉपिक है ये। आप डिफरेंट कमेटी के बारे में बात करोगे, दंतवाला कमेटी, भगवती कमेटी, अलग अलग कमेटी के बारे में बात करोगे आप, राइट। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण इसके बारे में बात करोगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है काफ़ी कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा है, स्किल गैप बहुत ज़्यादा है, स्किल गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब डिमांड कुछ और है अभी इंडस्ट्री में और आपके पास स्किल कुछ और है, तो ये जो स्किल गैप है इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रहा है। इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को आप आगे पढ़ोगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हो, है ना, आप पढ़े भी होगे इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, ह्यूमन जोग्राफी पढ़ाते वक्त आपको बताए थे हम, ह्यूमन जोग्राफी जब पढ़ा रहे थे और वहाँ जब प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में बताए थे तो बताए थे कि आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस है, राइट। हम लोग ऑटोमेशन और एआई को जो है अब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉब लॉस हो रहा है ना, बिकॉज आप अपने आप को उस लेवल पे स्किल्ड नहीं किए हो, राइट। इसके अलावा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे कारण हैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के बारे में। इसको आप प्रॉपरली फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हो, राइट, या फिर आप इस टाइप से आप है ना वेन डायग्राम बना के भी शो कर सकते हो, ठीक है। अगर वेन डायग्राम ना बने, नो इश्यूज, आप इसको इजी तरीके से फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे फ्लो चार्ट्स, वेन डायग्राम्स, इसका इस्तेमाल कीजिए, आप स्कूल और कॉलेज में नहीं है, बार बार बताते हैं, इसका इस्तेमाल आप जितना करोगे उतना सही रहेगा। अब बात करते हैं एक एक करके सारे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, सारे टाइप के बारे में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन द वर्कर स्किल इज नो लॉन्गर मैच द जॉब अवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस, मतलब कि आपका स्किल्स आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। इंडस्ट्री शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्किल जो है वो नहीं है, डिमांड कुछ और है, राइट, डिमांड ऑफ द आवर कुछ और है और आपके स्किल्स कुछ और हैं। दोनों जो 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 आपका कंपनी का डिमांड है, जो इंडस्ट्री डिमांड है, उसके साथ आपका स्किल मैच नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में अभी हम बात भी किए थे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। और अच्छा, एक और चीज़ आपके इकोनॉमिक्स पेपर 1 के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फॉर एग्जांपल बात करें कि अ फैक्ट्री वर्कर लूजेस हिज जॉब बिकॉज रोबोट्स एंड ऑटोमेशन हैव रिप्लेस्ड द मैनुअल लेबर, राइट। यहाँ पे कुछ रीज़न दिए गए हैं कि आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है। पहला, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दूसरा इंडस्ट्री डिक्लाइन, तीसरा स्किल मिसमैच, फोर्थ वन इज़ योर कंज्यूमर डिमांड में जो शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, और फिफ्थ वन इज़ योर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अगला आपका आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बेसिकली मंदी के वजह से आता है, रिसेशन के वजह से आता है, जिसको आप इकोनॉमिक स्लो डाउन भी बोलते हो, ठीक है, राइट। ये आपके मंदी की वजह से आता है। तीसरा आपका है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या है? फ्रिक्शनल ये है कि आपके पास एक जॉब है, ठीक है, तुम्हारे पास सपोज करो एक जॉब है, राइट, तुम एक आईटी इंजीनियर हो एंड तुमने ये जॉब छोड़ दिया, राइट, अच्छे अच्छे जॉब की तलाश में आप ये जॉब छोड़ देते हो। अब ये जॉब ये आप मार्च में छोड़े हो और ये आपको मई में मिला है, ये जॉब आपको मई में मिला है, तो ये 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आप जॉबलेस थे, जहाँ पे आप नए जॉब को ढूंढ रहे थे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ठीक है, राइट, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉयड इंसान जो है जॉब स्विच करता है, राइट, अपना जॉब स्विच करता है। और जो ट्रांजिशन पीरियड होता है जहाँ पे वो एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तलाश में है, राइट, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यूजुअली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। शर्त ये है कि मंदी बंदी ना रहे, है ना, आपकी इकोनॉमी में, तो ये यूजुअली जनरली जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि एक ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएशन कर लिए और अपना पहला जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो अपना जॉब छोड़ रहा है फॉर अ बेटर जॉब। अ टीचर मूव्स टू अ न्यू सिटी, राइट, जॉब हंटिंग की तलाश में एक टीचर जो है वो नया शहर में जो है आ चुका है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है समझाने के लिए आपको बस, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये कोटेशन दिए गए हैं,
है ना। बस दिस इज ओनली फॉर फन, ताकि आपको याद रहे सारे एग्जांपल्स। चलिए अब बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अंडर एम्प्लॉयमेंट आपका जो है ये भी साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, ये होता क्या है कि आप यहाँ पर जॉब पर तो हो, आप यहाँ पर जॉब पर हो, लेकिन ये जॉब आपके क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके स्किल्स आपके क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जॉब नहीं है। इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रहे यहाँ पे आप जॉब में रहते हो, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछता है पेपर 1 में चाहे ऐसे में, तो आप इजिली लिख पाओ, ठीक है। तो तुम यहाँ पर जॉब में हो, लेकिन वो जॉब तुम्हारे क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तुम्हारे स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तुम्हारे नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन द पीपल हैव जॉब बट these jobs don't fully use their skills, education or time. It means they are working below their potential and not getting enough time for the hours. For example यहाँ पे कि एक लॉयर को आप बैठा दो पिज्जा की दुकान पे, है ना, एक लॉयर को आप समोसा या पिज्जा की दुकान पे बैठा दो, तो अब देखो वो जॉब उसके स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट, उसके कैपेबिलिटी उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग नहीं है ना, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो ये वो होता है कि जहाँ पे एक काम में जो है एक काम करना है और वहाँ बहुत लोग लगे हुए हैं एक काम को करने के लिए, ठीक है, राइट। एक काम जो कि 2 लोगों का काम है, कोई एक काम है जो 2 लोग मिलके कर सकते हैं 100% आउटपुट के साथ, लेकिन उस काम को करने में 10 लोग लगे हुए हैं, तो बाकी जो 8 लोग हैं उनका आउटपुट क्या है, 0 है, राइट, उनका आउटपुट 0 है। ये होता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ भी आप एम्प्लॉयड हो, यहाँ भी आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन आपके रहने से या ना रहने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो ध्यान रखें, disguised unemployment happens when too many people are working in a job। बहुत लोग हैं जो कि एक जॉब में इन्वॉल्व है, ठीक है, बट सम ऑफ देम आर नॉट एक्चुअली नीडेड, ठीक है। अगर वो वर्कर्स छोड़ के चल भी जाते हैं तब भी काम आसानी से हो जाएगा। ये आप जनरली देखोगे एग्रीकल्चर में या स्मॉल फैमिली बिजनेस में, आप ये जनरली आपको देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अ फार्म वेयर 7 पीपल आर वर्किंग बट ओनली 4 आर एक्चुअली नीडेड, ठीक है। एक दुकान जहाँ पे 5 मेंबर की, जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है, 5 मेंबर काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक होल डिग करना है, उसके लिए 1 इंसान चाहिए बट 10 लोग हैं, ठीक है, बाकी 9 लोग जो है मजे ले रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जाए तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन द पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड अ जॉब। आपको जॉब चाहिए, आप जॉब के लिए आप विलिंग हो कि आपको जॉब मिलेगा, आप करोगे, बट तब भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मोस्ट विजिबल फॉर्म है अनएम्प्लॉयमेंट का। सबसे ज़्यादा आपको यही देखने मिलता है कि आप एक्टिवली जॉब के लिए सीख कर रहे हो, देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, बट आपको मिल नहीं रहा है ना। ये माइग्रेशन की वजह से भी होता है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर मंथ्स बट गेटिंग रिजेक्टेड एवरीवेयर, है ना। HR बोल रही है वी विल गेट बैक टू यू, ठीक है, राइट। अब पता नहीं कहाँ जा रही हैं, वो गेट बैक नहीं कर रही हैं, समझ में आ रहा है। तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टडी डे एंड नाइट फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। जब एग्जाम आया तो एग्जाम कैंसिल हो गया, वापस से अप्लाई किए तो पोस्ट रिमूव हो गया, वापस से अप्लाई किए, राइट, ठीक है, तो पेपर लीक हो गया। तो SSC जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, राइट, ठीक है। चलिए खैर यहाँ पे एक नोट है कि प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम इज बिंग लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप, नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन इट कीप्स सेम ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, राइट। CGL स्कैम। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप साल के कुछ सीजन तक तो एम्प्लॉयड रहते हो और बाकी सीजन में आप एम्प्लॉयड नहीं रहते हो, आप जॉबलेस रहते हो। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर हु आर जॉबलेस आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन। और मान लो आपका टूर गाइड है, एक टूर गाइड है जो कि हिल स्टेशन में काम करता है ना, लेकिन वो पूरे साल तो काम नहीं करेगा ना, पूरे साल काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके इंडियन पॉलिटिशियंस इलेक्शन के समय सुपर एक्टिव होते हैं, राइट, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, है ना, फिर देते क्या है फालतू में, इलेक्शन के बाद कटोरा, है ना, राइट, हिंदू मुस्लिम डिबेट, ठीक है। तो दे डिसअपियर वंस दे सोल्ड देयर गुड्स, ठीक है। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स हैं, है ना। अब इनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है। तो पहला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप यहाँ पे मनरेगा के बारे में मेंशन कर सकते हो, मनरेगा के बारे में मेंशन कर सकते हो, आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में मेंशन कर सकते हो, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में मेंशन कर सकते हो, डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया,
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो गए, ये सारे स्कीम्स जो हैं, राइट, इंसेंटिव जो हैं, इनिशिएटिव जो हैं, इसको आप लिख सकते हो, कोट कर सकते हो, राइट। वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो आप इजीली अब इसको वे फॉरवर्ड कर दोगे, राइट, कि भाई हमको ज़रूरत है कि हम लोग इम्प्लीमेंट करें नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, राइट। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग किया जाए, लोगों का एजुकेशन मिले, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको इनकरेज किया जाए, आपका जो एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स उसको लिया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाए, राइट। आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसको फोस्टर किया जाए, इसको बढ़ावा मिले, राइट। और जो पॉलिसीज चल रही हैं उनको मॉनिटर किया जाए, राइट, कि वो सही से चल रही हैं, काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आराम से कंक्लूड कर सकते हो, है ना। एक और चीज़ कि देखो यार इस टाइप का मैसेज ना करो, ठीक है, कि भैया सीडीएस की वजह से थोड़ा लेट हो गया पेपर सेंड करने में, प्लीज़ चेक कर दो, आपको हनुमान जी का कसम ठीक है। इस टाइप से मैसेज ना करो। दूसरा बात ये कि जो आप मैसेज कर रहे हो, राइट, तो ये फॉर्मेट में पेपर मत भेजो। इस फॉर्मेट में भेजते हो तो मेरे पास पेपर प्रॉपर्ली आता नहीं है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जो लोग पेपर सेंड कर रहे हैं अपना, तो जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, अपना नाम लिखोगे आप, अपना नाम लिखोगे और टॉपिक का नाम लिखोगे, ठीक है। अपना नाम लिखोगे और टॉपिक का नाम लिखोगे तो ही मेरे को वो कॉपी मिल पाएगा और आपको हम इवैल्यूएटर के समय पर दे पाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम बिजी हो गए हैं, इसलिए कुछ लोगों को कॉपी अब तक नहीं मिला है। जिनका नहीं मिला है प्लीज़ एक बार टेक्स्ट कर देना, आपको कॉपी कल तक डेफिनेटली मिल जाएगा। और जो लोग आज या कल में कॉपी भेजे हैं उनको हम कॉपी परसों तक दे देंगे, ठीक है। मंडे तक जो है कॉपी मिल जाएगा उनको, ठीक है, राइट। और इस टाइप का समझ दो यार ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थीम 3 खत्म हो चुका है, राइट। इसी के साथ हम लोग का थीम 3 भी खत्म हो चुका, दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, है ना। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले सैटरडे को मूव करेंगे थीम 4 पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन, साइंस एंड टेक। कल संडे है, कल ऑफ डे है, ठीक है। जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करो प्रॉपरली, पीवाई की सीरीज देखो, लेक्चर्स रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, राइट। एंड नेक्स्ट संडे, कल संडे नहीं, नेक्स्ट संडे जो कि इस मंथ का आखिरी संडे होगा, हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है, राइट। और इसी के साथ हम लोग अक्टूबर से लेके फरवरी तक के करंट अफेयर्स को कर लिए रहेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने नहीं देखा है, जियो साइंटिस्ट का पेपर जो रिसेंटली हुआ था 9 फेब को, रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख लेना, पड़ा हुआ है, राइट। क्योंकि उस टाइप को समझ में आएगा कि जो पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे पढ़ाई हुए से आ गए थे। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही आए थे जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो बिल्कुल इसको देख सकते हो, आपको आइडिया मिलेगा कि जो अपकमिंग सीरीज का एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।